जय हिंद। इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी माउंटबेटन प्लान के बारे में और हमने पढ़ा था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में। आज के सेशन में एक तो हम बात करेंगे अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में, प्रिंसली स्टेट्स को किस तरीके से इंटीग्रेट किया गया उस सब के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे वाई कांग्रेस एक्सेप्टेड पार्टीशन के बारे में, कांग्रेस ने पार्टीशन को क्यों एक्सेप्ट किया, इसके पीछे के रीजंस क्या थे, उस सब के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे प्लान बाल्कन के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में। प्रिंसली स्टेट्स को किस तरीके से इंटीग्रेट किया गया, प्रिंसली स्टेट्स की कहानी किस तरीके से आगे बढ़ी, उस सब के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। 1946-47 के दौरान प्रिंसली स्टेट्स में एक नए मूवमेंट की शुरुआत हुई और इस मूवमेंट को बुलाया जाता है स्टेट पीपल्स मूवमेंट। और ये जो स्टेट पीपल्स मूवमेंट था, इसमें प्रिंसली स्टेट्स के लोग दो डिमांड कर रहे थे। एक तो उनकी डिमांड थी कि उनको पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं और दूसरी उनकी डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनको इलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ा है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रिंसली स्टेट से जो मेंबर्स आने वाले थे उनको प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेस नॉमिनेट करके भेजने वाले थे। बट ये जो स्टेट पीपल्स मूवमेंट था, इसमें प्रिंसली स्टेट्स के लोगों की डिमांड क्या थी, एक तो उनको पॉलिटिकल राइट्स चाहिए और दूसरा उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनको इलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। और इसी बैकड्रॉप में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस होगी। एक होगी 1945 में उदयपुर में और दूसरी होगी अप्रैल 1947 में ग्वालियर में। और इन दोनों ही ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस को प्रेसाइड कौन करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू करेंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे कहेंगे दैट द स्टेट्स रिफ्यूजिंग टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो प्रिंसली स्टेट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं कर रही हैं, या फिर ये कहें कि वो प्रिंसली स्टेट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कामकाज को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हैं, उनको हॉस्टाइल ट्रीट किया जाएगा, उनको एनिमी के जैसे ट्रीट किया जाएगा। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू साफ साफ ये कह रहे हैं कि या तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करो और अगर नहीं ज्वाइन करोगे तो आपको एनिमी के जैसे ट्रीट किया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुल के स्टेट पीपल्स मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रिंसली स्टेट्स के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं अगेंस्ट दी प्रिंसेस। और इसी बैकड्रॉप में जुलाई 1947 में एक नया स्टेट्स डिपार्टमेंट बनाया जाएगा और इस स्टेट्स डिपार्टमेंट का चार्ज लेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल क्या है इन प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन में, इस इंडियन यूनियन को बनाने में, उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो हम सबको होगा ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया की यूनिटी को बनाए रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का। पटेल साहब अपने कामकाज की शुरुआत करेंगे और ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाएंगे और ये पूरा कामकाज दो फेजेस में होगा। पहला था फेज 1 और ये जो फेज 1 था ये रिलेटिवली इजी फेज था। इस फेज में क्या हुआ, अगस्त 15, 1947 तक सभी प्रिंसली स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर लिया। सभी प्रिंसली स्टेट्स ने अग्री कर लिया कि वो इंडियन यूनियन का हिस्सा बनेंगे, सिवाय 3 के। कौन कौन सी 3? कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। और कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ की कहानी क्या है, इसके बारे में अपन आगे चलते हुए पढ़ेंगे, बेसिक आइडिया हमें होगा। कश्मीर में राजा हरि सिंह थे, उनके अपने एम्बिशंस थे। हैदराबाद को फाइनली पुलिस एक्शन के थ्रू इंडिया का हिस्सा बनाया जाएगा और जूनागढ़ में रेफरेंडम करवाया जाएगा। इनकी एग्जैक्ट कहानी क्या थी उसके बारे में अपन आगे चलते हुए पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, फेज 1 में क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 तक सभी प्रिंसली स्टेट्स ने सिवाय 3 के, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़ के सभी प्रिंसली स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर लिया, इंडियन यूनियन का हिस्सा बनने का डिसाइड कर लिया। और सभी प्रिंसली स्टेट्स ने बोला कि हमारे डिफेंस के ऊपर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर और हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर
सेंट्रल अथॉरिटी इंडिया की होगी, हम इंडिया का हिस्सा बनेंगे। बट एक सवाल ये आता है कि बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके पास में अपनी पावर है, जिनके पास में अपनी रियासत है, वो क्यों अग्री कर रहे हैं इतना इजीली इंडिया को ज्वाइन करने के लिए? और उसके पीछे दो बड़े सिंपल से रीजंस थे। एक तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स ने अपना डिफेंस दिया, एक्सटर्नल अफेयर्स दिया, कम्युनिकेशन दिया, ये एक्चुअली में कभी भी प्रिंसली स्टेट्स के हाथ में था ही नहीं। पहले इन तीनों चीज़ों के ऊपर, प्रिंसली स्टेट्स के डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कब्जा हुआ करता था। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की पैरामाउंसी थी प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, तो प्रिंसली स्टेट्स का डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन किसके हाथ में होता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में होता था। अब ये किसके हाथ में चला गया? इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। मतलब एक्चुअल में प्रिंसेस ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने कुछ भी नहीं खोया। ये तीनों चीज़ें पहले से ही उनके पास में नहीं थी, पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में थी और अब इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में चली गई। और दूसरी तरफ कोई इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज किया नहीं जा रहा था। वो पहले भी राजा थे और अभी भी राजा थे। कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी हमारा लागू हुआ नहीं है, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होगा तब तक जो इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। तो राजा महाराजाओं को लगा कि दिक्कत ही क्या है, ये तीनों चीज़ें पहले भी हमारे पास में नहीं थी, अब इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे तो अभी भी हमारे पास में नहीं होंगी, और बाकी जो इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, वो तो पहले भी वैसा ही था, हम पहले भी राजा थे और अब भी राजा हैं। दूसरा, राजाओं को ये भरोसा भी था कि देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई है और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे भी मेंबर्स हैं, डिबेट होगी, डिस्कशन होगा और फिर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा, तो हमारे जो मेंबर्स हैं वो इंश्योर करेंगे कि हमें कोई नुकसान ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस तरीके से बनाया जाए। तो ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, या ये कहें कि सभी प्रिंसली स्टेट्स सिवाय तीन के, कौन कौन से? कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, वो 15 अगस्त 1947 तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर लेंगे विद इंडिया। फिर शुरू होगा डिफिकल्ट फेज, जो कि है फेज 2। और इस फेज 2 में राजा महाराजाओं को बोला जाएगा कि भाई अब आपकी गद्दी छीनी जाएगी, अब आपको एक आम नागरिक के जैसे जीना पड़ेगा, अब आपकी ये जो रियासत है इसको ख़त्म किया जाएगा। और सोच के देखो, कोई भी राजा अपनी गद्दी को छोड़ने के लिए इजीली तैयार होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक्यूमेन है, उनकी काबिलियत है कि उन्होंने इन सभी राजाओं को मनाया इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए, और पीसफुली मनाया, अपने आप में काबिलियत है। जैसे इस फेज 2 में राजाओं को बोला गया कि आपकी जो स्टेट्स हैं उनको नेबरिंग प्रोविंसेस के साथ में मिलाया जाएगा, नए स्टेट्स बनाए जाएंगे, नए यूनिट्स को क्रिएट किया जाएगा। जैसे काठियावाड़ यूनियन, गुजरात वाली साइड अगर चले जाओगे, गुजरात की हिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो वहाँ तो बहुत छोटे छोटे राजघराने हुआ करते थे। उन राजाओं को बोलना कि आपका राजपाट छीना जाएगा, आपकी रियासत छीनी जाएगी और एक लंबा चौड़ा काठियावाड़ यूनियन बनाया जाएगा, अपने आप में डिफिकल्ट था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल काबिल आदमी थे, इन्होंने ये करके दिखाया। विंध्या और मध्य प्रदेश, राजस्थान अपने आप में एग्जाम्पल है। राजस्थान में बड़े पावरफुल राजघराने हुआ करते थे, और उनको बोलना कि आपके राजघराने खत्म होंगे और एक राजस्थान नाम का स्टेट बनेगा, ये अपने आप में काबिलियत वाली बात है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। हिमाचल प्रदेश, तो एक तरफ तो ये जो रियासतें थी इनको ख़त्म किया गया और नए नए स्टेट्स बनाए गए, और दूसरी तरफ इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए गए, और ये ज़्यादा डिफिकल्ट था। राजाओं को ये बोलना कि आपकी गद्दी छीनी जाएगी और अब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा, अब आपको आम नागरिक के जैसे जीना होगा, ये अपने आप में डिफिकल्ट था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और वीपी मेनन साहब ने ये करके दिखाया। और प्रिंसिपल बेट क्या था? प्रीवी पर्स। राजाओं को बोला गया कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है, लेकिन सरकार आपको सालाना खर्चा चलाने के लिए खूब सारा पैसा देगी, प्रीवी पर्स आपके लिए दिया जाएगा। कुछ प्रिंसेस को फ्री इंडिया में गवर्नर बना दिया गया, राज प्रमुख बना दिया गया। और ये जो प्रीवी पर्स है इसको ख़त्म करने के लिए भी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई है। लक्ष्मीकांत पॉलिटी में हमने पढ़ा हुआ है इस सब के बारे में। इंदिरा गांधी ने अपनी पूरी जान लगा दी थी इस प्रीवी पर्स को ख़त्म करने के लिए, अदरवाइज तो पुराने राजा महाराजा इसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन हाँ, 1947 में ये जरूरी था कि किसी भी तरीके से राजाओं को महाराजाओं को मनाया जाए इंडियन यूनियन का हिस्सा बनने के लिए, तो ये प्रीवी पर्स दिया गया था। कुछ राजा महाराजाओं को गवर्नर बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया,
और कुछ राजा महाराजा ऐसे भी थे जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंखें दिखाई और बोला कि या तो प्यार से मान जाओ, नहीं तो तरीके और भी हैं। और तब जाके ये जो इंडिया है, ये जो यूनिटी है हमारे कंट्री की, ये बनी। तब जाके ये प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो हमारे कंट्री का हिस्सा बने। तीन की कहानी अभी भी रह गई है, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ की कहानी। इनकी कहानी अपन पढ़ेंगे आगे चलते हुए। लेकिन हाँ, बाकी जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंडियन यूनियन का हिस्सा बना लिया गया। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, या ये कहें कि वो इंसान जिनका इकलौता रोल है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक सवाल ये भी आता है कि कांग्रेस ने पार्टीशन को क्यों एक्सेप्ट किया। देखो, ये तो कहने वाली बात है, किताब में लिख दिया गया है, लेकिन हमें ये समझ में आ रहा है कि अब तक सिचुएशन ऐसी हो गई है कि कांग्रेस को भी समझ में आ गया है कि पार्टीशन इकलौता रास्ता है। बट हाँ, इसके पीछे के रीजंस क्या थे अगर ब्रॉडली देखें, हमें समझ में तो आता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। एक तो कांग्रेस जो है वो मुस्लिम मासेस के साथ में कनेक्शन नहीं बना पाई। वो मुस्लिम मासेस को ट्रू सेंस में नेशनल मूवमेंट का हिस्सा नहीं बना पाई। ये जो अनएडुकेटेड मुस्लिम मासेस थे, इनके ऊपर कंट्रोल, इनके ऊपर इन्फ्लुएंस ऐसे इंटेलेक्चुअल मुस्लिम लीडर्स का था जो कि पार्टीशन के लिए एडमेंट थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना का इन्फ्लुएंस था मुस्लिम मासेस के ऊपर, और जिन्ना किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। जिन्ना का सोल मोटिव था कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को फॉर्म किया जाए, किसी भी तरीके से सेपरेट स्टेट चाहिए चाहिए। तो कांग्रेस मुस्लिम मासेस के साथ में कनेक्शन बनाने में फेल हो गई। दूसरा, कांग्रेस को यह भी समझ में आ रहा था कि अगर कम्युनल वायलेंस को, कम्युनल राइट्स को रोकना है तो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर जरूरी है, बिकॉज पावर नहीं होगी तो कैसे इस कम्युनल वायलेंस को रोकेंगे। और पावर कब मिलेगी, जब लीग और कांग्रेस अग्री कर जाएं किसी चीज पे। और लीग ने तो ठाना हुआ था कि हमें तो पार्टीशन करवाना ही करवाना है, तो कांग्रेस को सिचुएशन भी दिखाई दे रही थी। दूसरा, एक खतरा यह भी था कि अगर प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिपेंडेंस की डिमांड करना शुरू कर दिया तब तो और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि एक चलो पाकिस्तान बनेगा, हालांकि ये भी प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन चलो पाकिस्तान बनेगा। बट अगर सभी प्रिंसली स्टेट्स अपने लिए इंडिपेंडेंस की डिमांड करने लग गए तब तो हमारे देश के बहुत ज़्यादा टुकड़े हो जाएंगे। तो कांग्रेस को यह भी समझ में आ रहा था कि अगर ज़्यादा टाइम लगाया तो एक खतरा यह भी हो सकता है कि प्रिंसली स्टेट्स भी अपने इंडिपेंडेंस की डिमांड करें। और फिर हम ये कह रहे हैं कि 1947 में कांग्रेस ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया, लेकिन ये कोई रातों रात की चीज़ नहीं थी। अगर हिस्ट्री देखें, अगर चीज़ें आपने ध्यान से पढ़ी होंगी, तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है कि कांग्रेस धीरे धीरे पार्टीशन को एक्सेप्ट करने लगी थी। जैसे क्रिप्स मिशन के दौरान मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस की ऑटोनॉमी को कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था। और मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस की ऑटोनॉमी को एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से आपने जो सेपरेट स्टेट की डिमांड थी उसको हवा दे दी है। 1944 में गांधी और जिन्ना के बीच में बातचीत होगी और गांधी जी जो हैं वो ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है। गांधी जी ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस अपने लिए डिसाइड कर सकती हैं कि उनको सेपरेट स्टेट चाहिए या नहीं चाहिए। हालांकि गांधी जी का इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन हाँ, एक तरीके से जो पाकिस्तान की डिमांड है उसको हवा मिल गई। कैबिनेट मिशन प्लान के बाद कांग्रेस ने कुछ हद तक ये मान लिया था कि ये जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं उनके लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया जाना चाहिए। ये भी एक तरीके से क्या है, सेपरेट स्टेट की डिमांड को हवा देना है। लेकिन हाँ, ऑफिशियल तौर पे पाकिस्तान की बातचीत कब हुई? मार्च 1947 में, जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन आया और जिसमें लिखा गया कि अगर कंट्री को डिवाइड किया जाएगा तो पंजाब और बंगाल को पार्टीशन करना ही करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से यहां पे कांग्रेस ने ऑफिशियली कह दिया कि डिवाइड अगर किया जाएगा तो पंजाब और बंगाल का पार्टीशन किया ही जाएगा। और फिर कांग्रेस ने माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट कर ही लिया था, तो एक तरीके से कांग्रेस ने पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया था। मतलब अगर क्रिप्स मिशन के बाद से ही देखें तो बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जब धीरे धीरे कांग्रेस भी पार्टीशन के लिए अग्री कर रही है और बोल रही है कि चलो जैसा भी हो आप तो पार्टीशन कर दो। कांग्रेस को ये भी समझ में आ रहा था कि ये जो कम्युनल राइट्स हैं ये लार्ज स्केल के हैं,
लाखों करोड़ों लोग मारे जा रहे हैं, और अगर इन कम्युनल राइट्स को रोकना है तो हमें पार्टीशन को एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा। और गांधी जी हेल्पलेस थे, गांधी जी नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, लेकिन लोग इतना ज़्यादा कम्युनलाइज हो गए थे कि गांधी जी कुछ कर नहीं सकते थे। उनके पास में और कोई ऑप्शन था नहीं, उनके पास में इकलौता ऑप्शन ये था कि जो लोग चाहते हैं पार्टीशन, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। और इस बैकड्रॉप में हमारे कंट्री का पार्टीशन हो जाएगा और हमें आज़ादी मिल जाएगी 15 अगस्त 1947 को। अच्छा, एक प्लान है डिकी बर्ड प्लान, या जिसको प्लान बाल्कन बोलते हैं। मई 1947 में इस प्लान बाल्कन को लॉर्ड माउंटबेटन लेकर आए। बेसिकली इस प्लान में लॉर्ड माउंटबेटन कुछ ऐसा कह रहे थे कि इंडिया को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता अगर ये प्लान इंप्लीमेंट हो जाता तो। बेसिकली लॉर्ड माउंटबेटन ये कह रहे थे कि पावर ट्रांसफ़र करते हैं हम, और पावर को ट्रांसफ़र करते हैं सेपरेट प्रोविंसेस को। जितनी भी प्रोविंसेस हैं उनको इंडिविजुअल लेवल पे पावर को ट्रांसफ़र करते हैं, और ये जो प्रोविंसेस हैं इनको ऑप्शन देते हैं कि वो या तो इंडिया को ज्वाइन कर लें या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, और अगर चाहें तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। और बंगाल और पंजाब का जो प्रोविंस है उनका वोट लिया जाए और पूछा जाए कि उनको पार्टीशन करना है या नहीं करना है। लेकिन सोचो कितना डेंजरस आइडिया है। क्या आप ये कह रहे हो कि सेपरेट प्रोविंसेस को पावर दे दी जाए और प्रोविंसेस को डिसाइड करने दिया जाए कि उनको इंडिया का हिस्सा बनना है या पाकिस्तान का हिस्सा बनना है या पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रहना है। अब सोचो कोई भी प्रोविंस है वो क्या चाहेगी कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, अलग देश बनाएंगे। और अगर ऐसा हो जाता तो हमारे देश के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते। जैसे ही ये डिकी बर्ड प्लान आया, इसको बहुत स्ट्रांगली नेहरू साहब ने, पटेल साहब ने, वीपी मेनन साहब ने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया। इनफैक्ट लीग ने भी इसको अपोज किया। तो फाइनली इस प्लान को अबेंडन कर दिया गया। और अगर ये प्लान एक्सेप्ट हो जाता, लागू हो जाता, तो हमारे कंट्री के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते, यूरोप जैसी स्थिति हो जाती, इतने छोटे छोटे नेशंस बनते। लेकिन ये अबेंडन हो गया, ये अच्छी बात हुई। और जब ये अबेंडन हो गया तो फाइनली आज की जो शेप है हमारी कंट्री की वो बनी। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई, ये चैप्टर भी खत्म हो गया। बहुत सिंपल सी बातचीत थी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।